हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति के संदर्भ में समाज एवं शिक्षा के बीच संबंध। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो शिक्षा क्या है? वो मानव विकास की आधारशिला है। और शिक्षा में हम क्या सीखते हैं? ज्ञान सीखते हैं। और इस ज्ञान को सिखाने की भी एक कला होती है, अर्थात ज्ञान को कैसे सिखाया जाए ये भी एक कला है। ज्ञान को सिखाने की कई पद्धतियां हैं, विधियां हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान देता है। और विषय वस्तु का ज्ञान देने के लिए वो कई तरह की विधियों का सहारा लेता है। शिक्षक को इन शिक्षण विधियों का चुनाव करते समय भी छात्रों की आयु, उनकी कक्षा और विषय और छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखना होता है, जिससे कि वो उस विधि का, उस पद्धति का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। तो प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता रहा है। कुछ परंपरागत विधियां ऐसी भी हैं जो कि अभी भी प्रयोग में लाई जाती हैं, और समय के अनुसार नवाचार के कारण कुछ नई शिक्षण विधियों का भी प्रयोग शिक्षा में आरंभ हुआ है। तो आइए अब उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, या शिक्षण विधियों को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो जो शिक्षण विधियां हैं या शिक्षण पद्धतियां हैं, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है शिक्षक केंद्रित प्रविधियां या पद्धतियां, और 2 है छात्र केंद्रित प्रविधियां या विधियां। तो जॉन डीवी ने शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में कहा है कि जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं वही शिक्षक केंद्रित प्रविधि कही जाती हैं। इसमें शिक्षक ही विषय वस्तु एवं उसके अनुसार शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है, और मुख्य रूप से वह मौखिक संप्रेषण द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, और छात्र इसमें रटने पर निर्भर रहते हैं। अर्थात शिक्षक जो भी मौखिक रूप से उन्हें सिखाते हैं, छात्र उन्हें दोहरा कर रटते हैं और उस ज्ञान को सीखते हैं। इसमें शिक्षक केंद्रित प्रविधि में या पद्धति में मुख्य केंद्र बिंदु ज्ञान का स्थानांतरण होता है। मतलब ज्ञान को, जो ज्ञान शिक्षक के पास है वो उन छात्रों को स्थानांतरित करता है। इसमें शिक्षक सक्रिय होते हैं तथा छात्र निष्क्रिय रहते हैं। मतलब शिक्षक तो पढ़ाता है, सक्रिय रहता है, और छात्र निष्क्रिय होकर शिक्षक जो भी बातें बोलते हैं मौखिक रूप से उसे दोहराते हैं और रटते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरी जो विधि है या पद्धति है वो है छात्र केंद्रित प्रविधियां। जॉन डीवी ने जो नवीन शिक्षण विधियां हैं या नवीन शिक्षण पद्धतियां हैं उन्हें ही छात्र केंद्रित प्रविधियां कहा है, जिसमें शिक्षक छात्रों के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव करता है। अर्थात शिक्षक छात्रों की आयु, उनका मानसिक स्तर और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का चुनाव करता है। छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धतियों में शिक्षक छात्रों को संज्ञानात्मक विकास के लिए विविध प्रकार का व्यवहार प्रयोग में लाता है। जैसे कि इसमें छात्र केंद्रित विधियों में जो छात्र हैं उस ज्ञान को समझें, उसका प्रयोग करना सीखें, उसे आत्मसात करें। इसलिए शिक्षक शिक्षण विधियां और साथ साथ में कई तरह के तकनीकों का भी प्रयोग करता है, जिससे कि अधिगम का जो वातावरण है वो सरल बन जाता है। और ये जो विधियां हैं, नवीन विधियां, छात्र केंद्रित विधियां, ये छात्रों को स्वनिर्देशित एवं उत्तरदायी बनाती हैं, और इसमें छात्र करके सीखते हैं, उन्हें करके सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें छात्र अपने शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं। अगर उन्हें शंका होती है तो वह शिक्षक से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं, तथा शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। मतलब दोनों ही सक्रिय होते हैं इसमें, शिक्षक भी और छात्र भी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज का प्रभाव या समाज और शिक्षण विधियों में संबंध होता है, शिक्षण पद्धति में संबंध होता है। क्या अंतर होता है विभिन्न समाजों की शिक्षण पद्धति में। तो जो प्राचीन हमारा समाज था, वैदिक समाज था, उसमें बालकों को एक छोटा प्रौढ़ समझा जाता था,
और उसे वही परंपरागत शिक्षा, परंपरागत शिक्षण विधियों के माध्यम से या परंपरागत शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से दी जाती थी। और इस शिक्षा हेतु शिक्षक केंद्रित विधियों का प्रयोग ही होता था। प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक थी, क्योंकि इस काल में कागज एवं मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था। जैसे हम जानते हैं कि उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। उस समय किताब कॉपियां नहीं होती थी, तो आचार्य छात्रों को मौखिक रूप से ज्ञान देते थे, जो भी ज्ञान वो देना चाहते थे, और छात्र उन्हें सुनकर कंठस्थ करते थे। गुरु शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करवाते थे और ज्ञान स्मरण द्वारा सुरक्षित रहता था। जैसे छात्र उसे याद रखते थे, जिससे कि ज्ञान सुरक्षित रहता था। वैदिक कालीन शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से अनुकरण विधि, मतलब शिक्षक जो भी सिखाते थे, बोलते थे, छात्र उसका अनुकरण करते थे। पारायण विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ विधि, तर्क विधि, कहानी विधि, चिंतन मनन और निधि ध्यासन आदि का प्रयोग किया जाता था। तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी कभी कभी प्रयोग होता था। जैसे उस समय शिक्षा में धर्म का अधिक प्रभाव था, तो छात्र जप तप यज्ञ और साम में जो भी शिक्षक पढ़ाते थे उस पर चिंतन मनन करते थे और सीखे गए ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करते थे। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन समाज की शिक्षण पद्धतियों की। तो मध्यकाल में भी शिक्षा के लिए परंपरागत शिक्षण पद्धतियों का ही प्रयोग किया जाता था। जैसे व्याख्या विधि, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण, बहस, छात्र शिक्षक चर्चा, सस्वर पाठ, प्रदर्शन आदि। इसके अतिरिक्त भी कुछ शिक्षण पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती थी, जैसे मौखिक विधि। उस समय भी शिक्षा मौखिक ही थी, और भाषण विधि, प्रत्यक्ष विधि, रटंत विधि, अग्र शिष्य विधि और प्रयोगात्मक विधि भी प्रयोग में लाए जाते थे। उस समय की शिक्षण पद्धति की जो एक प्रमुख विशेषता थी, जैसे मध्यकालीन में अग्र शिष्य विधि और वैदिक काल में कक्षा नायकीय पद्धति, उसमें था कि जब शिक्षक बाहर किसी काम से गए होते थे या फिर छात्रों की संख्या अधिक होती थी, तो ऐसे में अर्थात शिक्षक की अनुपस्थिति में जो उच्च कक्षा के छात्र होते थे वे अपने से निम्न आयु के छात्रों को पढ़ाए गए पाठों को रटवाते थे। वो आगे आगे बोलते थे और छात्र उनकी बातों को दोहराते थे। इसके दो फायदे थे कि शिक्षक की अनुपस्थिति में भी कक्षा का संचालन सुचारू रूप से होता था, और जो बड़ी आयु के छात्र थे उन्हें शिक्षण का प्रशिक्षण भी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता था। अब हम बात करेंगे आधुनिक समाज की शिक्षण पद्धतियों की। तो जैसा कि हम अभी तक देख रहे हैं कि समाज का शिक्षा पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, चाहे उसका उद्देश्य हो या स्वरूप हो। तो शिक्षण पद्धतियां भी समाज से प्रभावित होती हैं, क्योंकि आधुनिक समाज या हमारा समाज कहें जनतंत्र समाज है, और ऐसे समाज में जो बालक होते हैं वे देश की अमूल्य निधि होते हैं। आज का कोई बालक कल किसी भी क्षेत्र में नेता बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकता है। अतः उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए समस्त शिक्षण पद्धतियां बाल केंद्रित होती हैं, अर्थात बालकों की विशेषता को देखते हुए विधियों का चुनाव किया जाता है। बालकों को ध्यान में रखकर उसकी आयु, क्षमता व शिक्षा के स्तर को देखते हुए ही शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है एवं उनका प्रयोग किया जाता है। लोकतांत्रिक समाज में निष्क्रिय शिक्षण पद्धतियों की अपेक्षा सक्रिय शिक्षण पद्धतियों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि करके सीखना, जिसमें छात्र किसी भी कार्य को करके स्वयं से करके सीखते हैं। अनुभव के द्वारा सीखना, मॉन्टेसरी पद्धति, योजना पद्धति, खेल पद्धति बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होती है। डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति एवं प्रयोगात्मक पद्धति आदि जो लोकतांत्रिक समाज की प्रमुख विधियां मानी जाती हैं। इसमें बालक स्वयं करके ज्ञान अर्जित करते हैं, और शिक्षण के दौरान छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछकर अपनी सभी शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक छात्रों का उचित मार्गदर्शन भी करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं।
इन विधियों के अतिरिक्त प्राचीन विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन विधियां बिल्कुल ही अनुपयोगी हैं, उनका प्रयोग आज भी किया जाता है। जैसे व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, वाद विवाद विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, इन सब का भी आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हर एक समाज की शिक्षण विधियों में कुछ न कुछ अंतर होता है और आधुनिक समाज जो है वो पुराने शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ नवीन शिक्षण पद्धतियों का भी प्रयोग करती है। तो इस तरह से समाज और शिक्षा में बहुत ही गहरा संबंध होता है और उसका पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।